ये सेशन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जो भविष्य है, अभी ये जो बच्चे जितने भी यहाँ पर है, इनमें से कौन सा बच्चा क्या करेगा हमको नहीं पता, वो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे आगे आए इसमें। क्यों? क्योंकि उसके पीछे अभी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक कहावत हुआ करती थी पहले, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, नीच नौकरी भीख निदान। ये कहावत होती थी। नौकरी से भीख पे ही जाएगा नहीं, वाकई में ये कहावत पहले थी, है ना। आज उल्टा हो गया है, उत्तम नौकरी कर दिया गया है। उत्तम खेती की जगह उत्तम नौकरी कर दिया गया है। आप देखो कि किसान जो होता है, चाहे वो 10 एकड़ का किसान हो, 25 एकड़ का हो, 50 एकड़ का हो, वो अपने बच्चों को पढ़ाता है और उसकी हार्दिक भावना ये होती है कि बच्चे की कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी लग जाए। तो अगर यही भावना किसान की रहेगी तो फिर ये कल्पना करना तो बहुत कठिन है कि एक शहर का व्यक्ति अपने बच्चे को किसान बनाए। जब किसान ही अपने बच्चे को किसान नहीं बना रहा तो शहर का व्यक्ति क्यों किसान बनाएगा? क्यों? क्योंकि आज किसानी, खेती किसानी के अंदर ऐसा लगने लग गया है कि इतनी समस्याएं हैं कि हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा इन समस्याओं से ना जूझे। इस वजह से वो अपने बच्चों से नौकरी करवाना पसंद करता है। चाहे उसके पास 10 एकड़ जमीन है, वो 10 एकड़ जमीन से अगर वो हमारी पद्धति के अनुसार काम करता है तो अनलिमिटेड पैसा कमा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं कि वो 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए साल तक का भी कमा ले 10 एकड़ से। हमारे पास उसके फार्मूले भी है, बिना किसी की जी हजूरी, खुद का मालिक खुद बन के। अपना समय जब बीबी बोले तब घूमने जा सकता है, तब बच्चे बोले जब ट्रिप पे ले जा सकता है। लेकिन सर्विस क्लास लोगों के पास में फिर भी कुछ लिमिटेशंस होती है, उनको किसी न किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। खैर वो सब एक अलग मुद्दे हैं, पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को आने वाले भविष्य में एग्रीकल्चर की तरफ मोड़ना चाहते हैं और यही हमारा उद्देश्य है एसएस ग्रुप का। आज मुझसे कई सारे लोग पूछते हैं, मैं फार्मर फैमिली को बिलोंग करता हूं। मैंने बचपन में खूब खेती करी है, पिताजी के साथ में खूब हल चलाए हैं। रुपेश ने, पंकज ने, रवि ने, इनने सबने देखा हुआ है। तो मेरे को खेती शुरू से आती थी। लेकिन जब 1999 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो फिर पिताजी ने बोला पढ़ लिख गए हो तो खेती को अच्छे तरीके से करना चालू करो। मैंने कहा यार सलाह सही है। तो मैंने खेती भी शुरुआत करी, लेकिन देखा जब तक वो हरित क्रांति आ चुकी थी तो उस वक्त की समझ के अनुसार मैंने देखा कि यार खेती को अगर करना है तो इसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जब पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो पैसा होना चाहिए। अगर टाइम पे पैसा नहीं रहा तो खेती बिगड़ जाएगी। तो साल, 1.5 साल, 2 साल मैंने करा भी सही, लेकिन फिर देखा कि यार अभी तो पैसा कमाना पड़ेगा। तो मैंने पिताजी बोला कि पहले व्यापार करता हूँ, पैसा कमाता हूँ और फिर खेती करने आएंगे। तो अंदर एक किसान था, चाहे व्यापार में आ गए। आई थिंक 2000 से अपन लोग व्यापार में आ गए थे ना, 2000 से हम लोग व्यापार में आ गए थे। अब उसके बाद में फिर भगवान की दया से अच्छा पैसा भी कमा लिया, और जब पैसा कमा लिया तो 2014 में जाकर के समझ पड़ी। एक दिन मैं और मेरी धर्म पत्नी आ रहे थे कहीं से, शायद बड़नगर से ही आ रहे थे, ससुराल से। तो बहुत बड़े बड़े खेत देखे, तो ये बोले क्या देख रहे हो ऐसे गुमसुम? मैंने कहा यार मेरे को देखना है कि ये सारे किसान जो है ना, ये सब रासायनिक खेती कर रहे हैं और सब परेशान है। क्योंकि 2014 तक ये स्थिति हो चुकी थी कि हमारे ज़्यादातर जो रिलेटिव्स है वो क्यों उन्हें फार्मर बैकग्राउंड के। तो मैंने देखा कि यार 2 एकड़ का किसान भी कर्जे में है और 100 एकड़ का किसान भी कर्जे में है। तो खेती घाटे का सौदा बन चुकी, आज भी है घाटे का सौदा। जो लोग रासायनिक खेती कर रहे हैं वो आज भी घाटा ही उठा रहे हैं। कैसे उठा रहे हैं? मैं आपको एक सीधा सा एग्जाम्पल बताता हूं। सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब गूगल जानते हैं, यूट्यूब जानते हैं। आप देखना, घर जाकर के अपने डाटा सर्च करना। जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फूड है, फूड मतलब जो एग्रीकल्चर से जो पैदा होने वाला अनाज, दालें, सब्जियां, फल, ये सब जो है ना, इनकी इंडस्ट्री जो है 20 लाख करोड़ की है। मतलब 20 लाख करोड़ का फूड किसान लोग अपने खेतों में उगा रहे हैं। फिर उससे जो प्रोसेसिंग होकर के वो इंडस्ट्री बनती है वो एक अलग है। भाई एक 2000 का या 3000 का क्विंटल का गेहूं खरीदते हैं और उससे फिर चपाती बनाते हैं तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है, आटा बनाते तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है। तो वो एक इंडस्ट्री अलग हो गई। लेकिन फूड, जो रॉ फूड होता है, उसको उगाने की जो इंडस्ट्री है 20 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। ठीक है, मतलब हिंदुस्तान में 20 लाख करोड़ का फूड उगाया जा रहा है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि उसमें से 2.5 लाख करोड़ का केवल पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है। 2.5 लाख करोड़ का, और ये आंकड़ों पर है।
और सभी काम आंकड़ों पे नहीं होते, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। मतलब जो 2 नंबर में बिकता होगा वो अलग है। तो एक मोटा मोटी जब कैलकुलेशन समझ में आया कुछ लोगों से डाटा लेकर के, तो लगभग इसका 2 गुना से 2.5 गुना जो है वो एक्चुअल में यूज होता है। मतलब करीब 6 से 6.5 लाख करोड़ जो है वो पेस्टिसाइड्स में यूज हो रहा है। इसके अलावा 3 लाख करोड़ का फर्टिलाइजर यूज हो रहा है। तो 6 लाख का क्या हो गया, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड हो गया। 3 लाख करोड़ का क्या हो गया, फर्टिलाइजर हो गया। 1 लाख करोड़ का माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज में हो रहा है। तो 10 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का डीजल यूज में आ रहा है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर। 1 लाख करोड़ रुपए का जो इक्विपमेंट्स है वो यूज में आ रहे हैं, 12 करोड़। तो इस तरीके से 20 लाख करोड़ किसान के पास आ रहा है डायरेक्टली, है ना। लेकिन इनडायरेक्टली कितना बच रहा है उसके पास, 7 करोड़ 8 करोड़ ही बच रहा है। तो अगर 8 करोड़ ही बचेगा तो हमारा भारत समृद्ध कैसे होगा, हमारा किसान समृद्ध कैसे होगा। और यही बात हमारे साथ साथ जानने की किसान को भी जरूरत है। उसको अनजाने में पता ही नहीं बेचारे वो कि उसका गेहूं तो 10 कुंटल 15 कुंटल या 20 कुंटल पैदा हो रहा है, लेकिन उसमें से 2-3 कुंटल काय में जा रहा है, पेस्टिसाइड में जा रहा है, 2 कुंटल काय में जा रहा है, फर्टिलाइजर में जा रहा है, 1 कुंटल काय में जा रहा है, डीजल में जा रहा है, कुछ लेबर में चले जा रहा है। तो उसके पास ऐसे करके 15 कुंटल गेहूं पैदा हुआ और उसका 10 से 12 कुंटल तो किस में चले गया, खर्चों में चले गया। अब बचा क्या उसके पास, बाबा जी का टुल्लू। क्या बचा उसके पास, 3-4 हजार रुपए बचा है, 3-4 क्विंटल गेहूं बचा। अब 3-4 क्विंटल गेहूं में वो कैसे तो अपना परिवार पालेगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे आज इस मॉडर्न दुनिया के अंदर अपना खुद का सर्वाइवल करेगा। तो सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा, राइट। अगर ये सारा पैसा बचा लिया जाए, ये फर्टिलाइजर, ये पेस्टिसाइड्स, इन सब पे जो खर्चा हो रहा है, ये पैसा बचा लिया जाए, कोई इनकम नहीं, मतलब किसान की वो पैदावार भी बढ़ाने की जरूरत नहीं। उसको 15 कुंटल अगर हो रहा ना, 15 कुंटल ही हो, लेकिन उसकी जेब से जो फर्टिलाइजर के नाम पर, पेस्टिसाइड्स के नाम पर जो पैसा छीना जा रहा है या निकाला जा रहा है, अगर ये पैसा बचने लग जाए उसको, तो वो समृद्ध होगा या नहीं होगा, 100% होगा। ठीक है। तो ये चीजों पे आगे काम करने के लिए हमारा जो एसएस ग्रुप है वो आगे बढ़ा है। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर भी है, हम लोग रियल एस्टेट बिजनेस में भी है, हम ई बिजनेस के अंदर भी है, हम ऐसे मल्टीपल बिजनेस में है। हमारे 13 कंपनियां हैं। अभी हम लोग जो इतनी सारी कंपनियां चला रहे हैं, भगवान की दया से अच्छा पैसा भी कमा लिया है। अभी इतना हो चुका है कि मैं घर में बैठूं आराम से शांति से, तो मेरी जीवन भी चल जाएगा और आने वाली पीढ़ी का जीवन भी पूरा हो जाएगा। इतना भगवान ने दे दिया है। और आगे अब उनको इस तरीके से इन्वेस्ट भी कर दिया है कि ये अब सतत कई पीढ़ियों तक चलता रहेगा। लेकिन अंदर एक किसान था और ये भावना थी कि किसानों का भला करने के लिए मेरे को खेती करना है। जब 2017 में मैंने यहाँ पर 24 एकड़ जमीन खरीदी, तो इसी भावना से खरीदी थी कि मेरे को किसानों के लिए कुछ न कुछ निकालना है, ऐसा कुछ फार्मूला निकालना है कि मेरा किसान भाई जो है वो कर्जे से मुक्त हो जाए और वो भी एक अच्छा जीवन यापन कर सके। उस भावना से हमने यहाँ पर खेती में ट्रायल करना चालू करा। 2017 से 2021 तक हमने यहाँ पर काफी सारा R&D करा। हमने स्ट्रॉबेरी भी लगाई, हमने ड्रैगन फ्रूट भी लगाया, हमने एप्पल बेर भी लगाया, हमने लेमन भी लगाया, हमने ऐसी बहुत सारी क्रॉप लगे। मतलब 22 से 25 क्रॉप के ऊपर हमने R&D किया। और पता है आप लोगों को R&D में हमेशा लॉस ही होता है। तो करीब 2 से 2.25 करोड़ रुपए का हमने लॉस भी बुक किया हमारी बुक्स के अंदर। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि मैं कुछ ना कुछ निकाल लूंगा। ठीक है। उसमें एक निकल करके आया बांबू। बांबू से मुझे लगा कि यार ये किसानों का जीवन चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि बांबू के अपने एक इकोनॉमिक्स है, वो बहुत अच्छी क्रॉप है। लेकिन जब मैं उसको किसानों के पास लेकर के गया तो मुझे कुछ नेगेटिव फीडबैक्स भी आए किसानों के। वो क्या फीडबैक आए कि बांबू से जो इनकम होती है वो 5 साल में जाकर के चालू होती है। अब एक बेचारा आम किसान है मेरा, जो कि 5 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ का किसान है, वो बेचारा 5 साल तक सर्वाइवल कैसे करेगा अगर उसको इनकम नहीं होगी तो बांबू पूरी तरह से किसान का जीवन नहीं बदल सकता, राइट, है ना। तो फिर हमको कुछ और ढूंढना था। और साथ ही साथ फिर आ गया बीच में कोरोना। 2019-20 के अंदर आप सब लोग जानते हैं कोरोना आया। हमने अपने कई सारे लोग कोरोना के अंदर खोए। मैंने मेरा भाई, मेरे ताऊ जी के लड़के जो हैं, उनको कोरोना के अंदर खोया है। वहां से एक दिल को धक्का लगा कि यार अपन किसानों के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि खेती किसानी भी अच्छी हो जाए, किसान भी समृद्ध हो जाए और एक आम आदमी भी सही हो जाए। तो चूंकि मैं हेल्थ इंडस्ट्री से काफी लंबे टाइम से जुड़ा हुआ था, मतलब मैं जिम करने का शौकीन हूं,
तो वो जुनून है मेरा। तो वहाँ पर मैंने कई सारी चीज़ें देखी थी। तो कोरोना के टाइम पे जब टाइम मिला, मैं पूरे 1-1.5 महीने यहाँ पर खेत पे रहा था कोरोना काल में, जब लॉकडाउन था। तो जब टाइम मिला तो मैंने ये देखा कि यार ऐसा हेल्थ में क्या किया जाए जो कि सब लोग स्वस्थ हो जाए। तो जब बहुत सारे वीडियो देखे और स्टडी करी, बहुत सारा लिटरेचर स्टडी किया, तो उससे ये समझ में आया कि जब तक इंसान की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक वो स्वस्थ नहीं हो सकता। अगर इंसान की इम्यूनिटी वीक है तो उसको बीमार होने से कोई सा दवा, कोई सा वेद, कोई सा डॉक्टर नहीं रोक सकता। बीमारियां आएगी, उन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर है, लेकिन बीमारी ना आए इसके लिए डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है, किसी डॉक्टर के पास। आज हम देख रहे हैं कई सारे डॉक्टर, उनको ही कैंसर हो रहा है, कई सारे डॉक्टर ही हार्ट अटैक से मर रहे हैं। अगर डॉक्टरों के पास उसका इलाज होता, मेडिकल इंडस्ट्री में अगर उसका इलाज होता तो कोई बीमार नहीं होता। डॉक्टर खुद तो बीमार नहीं होता कम से कम। डॉक्टर जिस डॉक्टर के पास हम बाल की दवा पूछने जाते हैं वो खुद गंजा होता है। जिस डॉक्टर के पास आंखों का इलाज कराने जाते हैं उसने खुद ने चश्मा लगाया होता है। मतलब डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, मेडिकल इंडस्ट्री में इलाज नहीं है। इलाज किसके पास है? केवल किसान के पास है। केवल किसान एकमात्र व्यक्ति है जो पूरी दुनिया को स्वस्थ रख सकता है। कैसे रख सकता है? वो अपनी जमीन को पहले स्वस्थ करना पड़ेगा, क्योंकि जमीन ही अस्वस्थ हो चुकी है, जमीन की ही इम्यूनिटी वीक हो चुकी है। जमीन की इम्यूनिटी कैसे वीक हो चुकी? जैसे अभी हमने वहां नींबू के खेत में खड़े होकर बातें करी थी कि हमने जो रासायनिक खाद डाला तो उसकी वजह से पौधे की इम्यूनिटी वीक हुई। पौधे की इम्यूनिटी वीक हुई तो पौधों के ऊपर बीमारियां आई। जब बीमारियां आई तो उसके ऊपर फिर पेस्टिसाइड्स डाले गए, फंगिसाइड डाले गए, विडिसाइड डाले गए। तो इन सारे जहरों की वजह से जो जमीन के अंदर की जो सूक्ष्म जीवाणु की जो एक कॉलोनी है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई, मर गए। मतलब जमीन के अंदर केचुआ, मेंढक, सांप, बिच्छू, चूहे, ये सब जो है ये जमीन के सेना है। अपन ने देखा ना, भगवान शिव की सेना शादी हुई थी और बारात निकली थी तो कौन थे उसमें? यही सब तो थे। और भगवान शिव कौन है? ये धरती जो है भगवान शिव है, ठीक है। तो शिव की सेना कौन है? ये जो जमीन के अंदर रहते हैं ये। और ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हैं, लगभग 300 करोड़ जीवाणु 1 ग्राम मिट्टी के अंदर होते हैं। अब अगर हमने जहर डाला है तो 300 करोड़ में से कभी 100 करोड़ मर गए, कभी 150 करोड़ मर गए, ऐसे करके अब बहुत लिमिटेड बचे, या कुछ कुछ जमीनों में तो बचे ही नहीं। जैसा आज आपने देख रहे होंगे कि पंजाब में कई सारी जमीनें जो बंजर होना चालू हो गई। एक टाइम पंजाब को जो है वो धान का कटोरा बोला जाता था, और आज ये स्थिति हो गई कि पंजाब का आदमी पंजाब में उगाया हुआ खाना नहीं खाता है। हाँ, इवन वो वहां के बोरिंग का या कुएं का पानी नहीं पीता है। कुछ सारी जगह तो ऐसी हो गई कि पानी के अंदर इतना रेसिड्यू हो चुका है, इतना जहर मिल चुका है कि उसने वहां का पानी पीना बंद कर दिया है। इसीलिए पंजाब में आप सब जानते हैं एक कैंसर ट्रेंड चलती है, क्योंकि वहां इतने ज्यादा कैंसर हो रहे, इतनी ज्यादा बीमारियां हो रही। तो जो पंजाब में हुआ है वो आज से 5 साल 10 साल बाद हमारे यहां भी होगा, और ये हमारे हरदा के बेल्ट पर होना चालू हो चुका है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। हरदा क्षेत्र के अंदर हर चौथा 5वां आदमी कैंसर से पीड़ित मिलेगा आपको। इतनी बीमारियां बढ़ना चालू हो गई। क्यों? क्योंकि पंजाब, हरदा को जो मिनी पंजाब कहा जाता था, आज भी कहा जाता है ना। वहां पर इतना रासायनिक खाद और फर्टिलाइजर और दवाई और ये सब डाला गया कि वहां पर पानी के अंदर ही जहर मिलना चालू हो गया। तो इसकी किसी न किसी को तो शुरुआत करना पड़ेगी। तो फिर वो शुरुआत करने के लिए हम क्यों ना हो? हम क्यों नहीं कर सकते उसकी शुरुआत? तो हमें ये सोच करके हम लोग इस फार्मिंग बिजनेस के अंदर वापस से हमने री एंटर किया है। और ये हमको पूरा इसको ढूंढने में, इसको समझने में हमको करीब बहुत साल लग गए। 2017 से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब पिछले साल जाकर के, पिछले साल जनवरी फरवरी से जाकर के, और हमको समझ में आने लगा कि यार ये हम जो कुछ पद्धति, टीसीबीटी पद्धति और ये जो है, इन पद्धतियों से जो खेती करेंगे तो हमको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। और हमने उसको 1 साल तक ट्राई भी किया। तो जो अभी आपने फसलें देखी है, इतना अच्छा अदरक देख रहे हैं आप, इतना अच्छे नींबू देख रहे हैं, अभी आपने टेस्टी टेस्टी स्ट्रॉबेरी भी खाई हमारे खेत की, जो कि पूर्णतः प्राकृतिक रूप से पकी हुई है। हमने तो पहले भी स्ट्रॉबेरी 2017 में लगाई थी, और इतनी स्ट्रॉबेरी लगी थी 6 एकड़ के अंदर, और इतनी पैदावार हुई थी रासायनिक पद्धति से कि हमारी इंदौर मंडी भी छोटी पड़ गई थी। हमको अहमदाबाद भी बेचना पड़ा, भोपाल भी भेजना पड़ा, जगह जगह भेजना पड़ा उसको बेचने के लिए। लेकिन उसके बाद से स्ट्रॉबेरी बोना बंद कर दी। अच्छा पैसा कमाया था हमने, लेकिन उसके बाद भी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया कि इसके अंदर हमने 12-12, 13-13 केमिकल मिला मिला के, मतलब जहर मिला मिला करके स्प्रे किया। तो जब से स्ट्रॉबेरी खाना भी बंद कर दी थी और बोना भी बंद कर दी थी।
अभी इस साल फिर से हमने ट्रायल के लिए स्ट्रॉबेरी लगाई और हमारी इस प्राकृतिक विधि से आप अभी हमारे स्ट्रॉबेरी के पौधे देख करके आ रहे हैं। इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरी बिना किसी जहर के, बिना किसी फर्टिलाइजर के पैदा हुई है। तो अगर स्ट्रॉबेरी जैसी सेंसिटिव क्रॉप प्राकृतिक खेती में हो सकती है तो बाकी गेहूं, चने, दालें तो हो ही सकती है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि जो वैरायटी हमने सोयाबीन की लगाई थी 1135, वो लोगों के यहाँ फेल हो गई थी। 1 कुंटल किसी को आधा कुंटल, किसी को 1.5 कुंटल प्रति एकड़ की पैदा हुई। हम लोगों ने 9.5 कुंटल पैदा करी अपनी इस प्राकृतिक विधि से। अभी हम लोगों ने गेहूं भी लगाया हुआ, अभी हमने चना भी लगाया हुआ है, अदरक भी लगाया हुआ है, मेथी पालक भी लगाया है, दूसरी भी चीजें लगाई है। तो वो सब चीजें भी हम लोग पैदा कर रहे हैं। मतलब अभी तक हम उगाना सीख रहे थे, अब हम इसको फैलाना भी सीखेंगे। अब हम लोगों से, किसानों से इसको आगे करके, उनको प्रेरित करके उनसे भी उगवाना सीखेंगे, उनको भी सिखाएंगे। और उसके बाद फिर हम इसका एक मार्केटिंग चैनल सेट करेंगे। एसएस ग्रुप के ब्रांड बैनर तले एक मार्केटिंग चैनल सेट करेंगे, जिस मार्केटिंग चैनल की वजह से सब लोगों तक एक ऑथेंटिक ऑर्गेनिक फूड या प्राकृतिक फूड पहुंचा पाएंगे। और फिर जब वो ऑर्गेनिक या फुल प्राकृतिक फूड आप लोगों के किचन तक पहुंचेगा तो फिर जाकर के मुझे भरोसा होगा कि यार अब मेरे सभी भाई बहन की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। हाँ इसका एक जो लाइसेंसिंग एस्पेक्ट है लखन भाई, हाँ, आप लोग क्या कर सकते हैं, है ना। अब अगर बात की जाए तो अब चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया कि यार ऑर्गेनिक करना चाहिए और अच्छी चीज है ना। लेकिन अब अपने छत पे तो कर नहीं सकते, या छत के गमले में तो ऑर्गेनिक पैदा कितना कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। आप लोग से बात कर रहा हूं मैं पूरे अर्बन लाइफ की, अर्बन ह्यूमंस की, जो कि शहरों में रह रहे हैं। अभी हम क्या देखते हैं कि यार ऑर्गेनिक है, महंगा है ना, और इसके साथ में जो खूबसूरत सा टमाटर है जो सस्ता भी है, ठीक है, ये खरीद लेते हैं। ये आप वो खरीद तो रहे हो, लेकिन जैसा अभी मैंने बताया आपको कि 20 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, उसमें से 2.5 लाख करोड़ का क्या है, पेस्टिसाइड है। ये लीगल है, और पूरा कंप्लीट मिला के तो 6 लाख करोड़ का है। तो कितना हो गया, लगभग 30%। 20 लाख का 6 लाख करोड़ कितना होगा, 30%। तो 30% तो उसमें जहर मिला हुआ है, और 3% उसमें 1.5% क्या मिला हुआ है, उसके अंदर रासायनिक फर्टिलाइजर मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर के आपने जो मान लो कोई चीज 50 रुपए की खरीदी है, उस या 1 किलो खरीदी है, तो 1 किलो में से आधा किलो तो अपन जहर लेके गए घर पे। तो हमें क्या सोच बनाना पड़ेगी कि अगर ऑथेंटिक फूड आप ढूंढ सकें, क्योंकि ऑथेंटिक फूड को सर्टिफाइड करने के लिए गवर्नमेंट बॉडी बैठी हुई है, तो आप वो उन ब्रांड के ऊपर, पैकिंग के ऊपर आप देखेंगे कि ये सर्टिफिकेट लगा हुआ है। अभी कुछ ऑर्गेनिक स्टोर्स भी खुलने लग गए एक्सक्लूसिव, है ना। वो लोग उनसे, उन्हीं किसानों से परचेस करते हैं जिन किसानों ने ऑर्गेनिक प्रैक्टिस फॉलो करी है और सर्टिफिकेशन किया हुआ है। वो उन लोगों से ही खरीद के लाते हैं और अपने ऑर्गेनिक स्टोर के अंदर रखते हैं। लेकिन चूंकि अभी ऑर्गेनिक अलग अलग पद्धतियां चल रही है, बहुत सारी पद्धतियां चल रही है, तो किसी पद्धति में सक्सेस मिली है, किसी पद्धति में सक्सेस नहीं मिली है, ठीक है। तो जिन पद्धतियों में सक्सेस नहीं मिली है, उनका जो फूड है वो इतना टेस्टी भी नहीं मिलेगा, और इतना उसका शेप भी अच्छा नहीं मिलेगा, उसका कलर भी अच्छा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑर्गेनिक प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक इनपुट्स बाजार से खरीदे जा रहे हैं और वो खेतों में डाले हैं। मतलब जैविक फर्टिलाइजर और जैविक दवाइयां वो खेतों में डाली जा रही। अब उन जैविक फर्टिलाइजर और जैविक दवाइयों की वजह से खेती अच्छी नहीं हो पा रही है, और इसी वजह से हमारी एक बहन का क्वेश्चन था कि ईल्ड को कैसे मिट आउट करेंगे। तो उस ऑर्गेनिक के अंदर ईल्ड मिट आउट नहीं हो रही। अगर रासायनिक वाला 15 कुंटल गेहूं उगा पा रहा है, तो वो बेचारा ऑर्गेनिक वाला 10 कुंटल या 8 कुंटल ही उगा पा रहा है, और उसके गेहूं का दाने का शेप भी अच्छा नहीं है, टेस्ट भी अच्छा नहीं है। लेकिन जो प्राकृतिक चीजों को फॉलो कर रहा है, जो काऊ डंक और काऊ यूरिन और ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें हमने बनाई है। यहाँ पर जीवाणु जल भी बनाया है हमने, जीवामृत भी बनाया हमने, जैव रसायन भी बनाया हमने, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बना रखी है। तो ये सारी चीजें जो व्यक्ति समझ करके और अपने खेतों में डाल करके जो उगा रहा है, तो उसको ऐसी ही टेस्टी स्ट्रॉबेरी खाने को मिल रही। देखा अभी आपने हमारी स्ट्रॉबेरी में किसी को कोई कमी नजर आई? मैं टू बी फ्रैंक पूछ रहा हूं, कोई भी एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके बोल सकता है कि हमको ये कमी नजर आई। आपको किसी भी पत्ते पे कोई बीमारी नजर आई? हाँ भाई। तो वहां पर आपको सारा और टेस्टी स्ट्रॉबेरी खाने को मिली। ऐसा टेस्ट कभी आप लोगों ने खाया था बाजार से खरीद के? इतनी बड़ी भी नहीं खाई, है ना। तो बड़ी भी मिली,
कलर भी उसका बिल्कुल ब्लड रेड था, है ना, और टेस्ट भी बहुत अच्छा। तो हम बात कर रहे थे कि हमारी जो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियां, ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए फल कितने टेस्टी होंगे। आप हमारी स्ट्रॉबेरी को, अभी सबको एक एक डब्बा मिलेगा ना, आप उसको कुछ स्ट्रॉबेरी एक या दो उसमें से निकाल लेना, या एक ही निकाल लेना क्योंकि ज्यादा तो आएगी डब्बे में, तो एक स्ट्रॉबेरी को निकाल लेना और उसको 8 दिन तक अपने घर में रखना, 8 दिन तक खराब नहीं होगी। जबकि स्ट्रॉबेरी दूसरे दिन खराब हो जाती बाजार से लाई हुई, है ना। हमारे जो नींबू है, नींबू के अंदर जिन जिन लोगों को हमने नींबू दिए हैं, महीने महीने भर तक उनके नींबू घर में रखे हुए हैं पर खराब नहीं हो रहे हैं, और वैसा ही टेस्ट। अभी आप बाजार से नींबू खरीद के लाओगे, बाजार से धनिया खरीद के लाओगे, तो उनको ऐसे करके सूंघेंगे जब जाके खुशबू आएगी। और हमारा धनिया, हमारा नींबू केवल घर के कमरे में ले जाकर के रख देना एसी रूम के अंदर, पूरा घर महक जाएगा, इतनी खुशबू आएगी। क्यों? क्योंकि उनको पकाने का काम कौन कर रहा है? जीवाणु कर रहे हैं। और जीवाणु को किसने भेजा? प्रकृति ने भेजा। तो जो प्रकृति काम करेगी वो बिल्कुल परफेक्ट करेगी। आपने भी देखा होगा, कई बार हमको किसी पेड़ के नीचे गिरा हुआ आम मिल जाता तो वो बहुत मीठा लगता है, लेकिन बाजार से आम खरीद के लाते हैं वो मीठा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उस पेड़ पर लगे हुए फल को किसने पकाया? जीवाणु ने पकाया। अगर ये स्ट्रॉबेरी आपने खेत में तोड़ के खाई है इसलिए मीठी है। अगर ये स्ट्रॉबेरी को कच्ची तोड़ ली जाए और इसको कार्बेट से पकाया जाए तो क्या ये मीठी लगेगी? तो जीवाणुओं का काम जीवाणुओं को करने दिया जाए। खेती का मूल सिद्धांत ही यही है। हमारे पूर्वज खेती करते ही ऐसे थे। ये तो अभी हरित क्रांति आने के बाद में शुरुआत हुई। हाँ, ये जरूर मानता हूं मैं इस बात को, और सभी लोग मानते हैं कि हरित क्रांति बहुत जरूरी थी। उस वक्त हमारे देश में फूड का काफी शॉर्टेज था। अगर हरित क्रांति नहीं लाई जाती तो हमारा देश भूखों मर जाता। हमको डिपेंडेंट रहना पड़ता इंपोर्ट फूड के ऊपर। इसलिए उस टाइम पे हरित क्रांति लाना सही डिसीजन था। लेकिन हर चीज के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। जब हरित क्रांति लाई गई तो किसानों ने बहुत अच्छी तरीके से उसको मोस्ट वेलकम किया और उसको डाला भी सही, और सबकी जीवन स्थिति सुधरी भी सही। आज पहले का किसान और आज के किसान में बहुत अंतर आ गया, ठीक है ना। अभी किसान काफी समृद्ध हो चुका है, वो ड्यू टू हरित क्रांति हुआ है। लेकिन उस हरित क्रांति के जो साइड इफेक्ट अब आना चालू हुए हैं, वो साइड इफेक्ट अभी आप पंजाब में और हरदा में देख रहे हैं। वो साइड इफेक्ट आप अभी कोरोना में अपन ने देख लिए। अभी HMPV वायरस आ गया, पहले मंकी पॉक्स आ गया था, ऐसे कई सारे वायरस भी आना चालू हो गए। और ये वायरस पहले भी थे भाई, ये पहले भी हवा में हुआ करते थे, लेकिन पहले हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। आज भी कोरोना वायरस के अंदर गांव के अंदर बहुत कम मृत्यु दर हुई है, शहरों में ही मृत्यु दर ज्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि शहरी लोगों की इम्यूनिटी गांव के लोगों की इम्यूनिटी से वीक है। क्योंकि गांव का व्यक्ति आज भी थोड़ा स्वस्थ खा पा रहा, स्वस्थ हवा ले पा रहा, स्वस्थ पानी पी पा रहा है, लेकिन शहर के लोगों को वो अभी इतना नसीब नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हमारी इम्यूनिटी गिरती जा रही, और इस विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आप लोगों का जो रोल है वो क्या है कि आपको ऑथेंटिक फूड ढूंढना है, ऑर्गेनिक। अभी मैं तो सबको पहुंचा नहीं पाऊंगा, है ना, अभी हमारा चैनल सेट हुआ नहीं, लेकिन आपको ऑथेंटिक फूड ढूंढना है। और आपको ऐसे किसान अगर आपके कांटेक्ट में हो कि जो जिनको आप अपनी बातों से कुछ प्रेरित कर सकें, तो उन किसानों को मोटिवेट करना है, उनको अपना फैमिली फार्मर बनाना है। अभी हम बड़े खुश होते हैं कि ही इज माय फैमिली डॉक्टर। हमको फैमिली डॉक्टर की जगह फैमिली फार्मर बनाना है। जिस दिन ये होने लगेगा उस दिन उस किसान को भी इज्जत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, और वो मोटिवेट भी होगा खेती करने के लिए। फायदा अपना ही होगा, उसका तो होगा ही होगा, अपना भी फायदा होगा। तो अभी दूसरा हमको क्या करना पड़ेगा, जब तक उसकी पैदावार कम आ रही है, बेचारे का इनपुट ज्यादा लग रहा है सीखने में, या पैदावार कम आ रही है, तो उसको 2 पैसे ज्यादा दे दो।